नमस्कार साथियों। आज अपन पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर बीए तृतीय वर्ष के लिए जो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, विश्वविद्यालय ने आपको इस सत्र के लिए जो लक्ष्य दिया है, यानी विषय के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, जो विषय वस्तु निर्धारित की गई है, यदि उसकी जानकारी आपको नहीं है तो आप अपने निर्धारित लक्ष्य को सहज प्राप्त नहीं कर सकते। अतः आप के विषय के सिलेबस या पाठ्यक्रम में क्या क्या टॉपिक रखे गए हैं और उनको सिस्टेमेटिक तरीके से हमें कैसे पढ़ना है, ये जिस दिन आप निर्धारित कर लोगे उसके बाद में आपका जो मार्ग है, आपका जो लक्ष्य है, वो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। इसलिए आज अपन बीए तृतीय वर्ष के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर के अंदर क्या क्या सिलेबस निर्धारित किया गया है। विषय वस्तु या पाठ्यक्रम के अंदर इकाई जो प्रथम है उसमें मुख्यतः 3 प्रकार के विचारक दिए हुए हैं: यूनानी, मध्यकालीन तथा आरंभिक आधुनिक राजनीतिक विचारक। अब आप देखिए कि आज अपन पॉलिटिकल साइंस का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु या आधार जो राज्य को मानते हैं, इस राज्य की शुरुआत यूनान में 4वीं-5वीं शताब्दी पूर्व ईसा पूर्वी 4वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्वी के नगर राज्यों के रूप में हुई थी। और यूनान के इन नगर राज्यों के अंदर जो महत्वपूर्ण विचारक होते हैं उनमें 2 विचारक आपको सिलेबस में निर्धारित किए गए हैं, आपको पढ़ना है। वो है प्लेटो एवं अरस्तु। प्लेटो प्रथम राजनीतिक दार्शनिक माना जाता है और उसने एक आदर्श राज्य की स्थापना के लिए न्याय को उसका मूल आधार माना और इस न्याय की प्राप्ति के लिए उसने अनुकूल वातावरण पर बल दिया। और उस अनुकूल वातावरण में एक सकारात्मक बात है, वो है शिक्षा, और दूसरी है नकारात्मक, जिसे हम साम्यवाद के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही ऐसे आदर्श राज्य की प्राप्ति किसके द्वारा की जा सकती है, तो ऐसे शासकों के लिए उसने दार्शनिक राजा का नाम दिया। इस प्रकार प्लेटो में जो सिलेबस में या पाठ्यक्रम में प्लेटो के लिए जो मुख्य मुख्य चीज़ें पढ़ने के लिए निर्धारित की गई है, वो है प्लेटो का आदर्श राज्य, दूसरा न्याय, फिर दार्शनिक राजा, फिर शिक्षा और साम्यवाद। अब उसके बाद दूसरा विचारक जो प्लेटो का शिष्य है और वो है अरस्तु। अरस्तु प्रथम राज वैज्ञानिक माना जाता है, अर्थात उसने प्लेटो के जो आदर्शवाद है उसके स्थान पर यथार्थवाद को अपनाया। और अरस्तु ही वो पहला विचारक है जिसने अपनी महत्वपूर्ण रचना का नाम ही पॉलिटिक्स दिया। और उसने कहा कि राज्य और उसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान न केवल एक स्वतंत्र विज्ञान है अपितु एक सर्वोच्च विज्ञान है। इस प्रकार पॉलिटिकल साइंस को एक स्वतंत्र विषय का रूप देने वाला पहला विचारक अरस्तु ही था। इसीलिए हम अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहते हैं। अरस्तु की विचारधारा में हमें मुख्यतः अरस्तु के राज्य संबंधी, उसके नागरिकता संबंधी, संपत्ति पर तथा दासता पर अरस्तु के विचारों के साथ ही क्रांति पर अरस्तु के क्या विचार थे, इन सब को विषय के अंदर पढ़ना है। और मुख्य रूप से ये बिंदु के अंदर जो क्रांति शब्द है, ये कोई वर्तमान कालीन आमूल चूल परिवर्तन लाने वाली क्रांतियों से मतलब नहीं है, बल्कि प्रत्येक प्रकार का शासन व्यवस्था में होने वाला परिवर्तन ही अरस्तु की दृष्टि में क्रांति है। इन दोनों यूनानी विचारकों के बाद में बेटे देखिए कि हमें मध्यकालीन
यूनानी नगराज्यों के बाद में रोमन साम्राज्य स्थापित होता है और ये मध्यकाल लगभग लगभग अंधकार का युग है, क्योंकि इसमें मुख्यतः मानव जीवन पर धर्म की प्रधानता है। व्यक्ति के जीवन को दो भागों में विभाजित कर देते हैं, एक लौकिक जो वर्तमान में जी रहे, एक परलौकिक। और चूंकि धर्म की प्रधानता के कारण से परलौकिक जीवन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और इसीलिए इस काल में राज्य और अन्य संस्थाओं की अपेक्षा रोमन साम्राज्य के अंदर चर्च और पोप ज़्यादा प्रभावी होते थे, अर्थात व्यक्ति के जीवन पर धर्म का ज़्यादा नियंत्रण या प्रभाव लगाया गया। ऐसे दो विचारकों में सेंट ऑगस्टाइन, जो कि 6ठी शताब्दी के मुख्यतः विचारक थे, और इसके जो विचारधारा है उसमें हमें जो महत्वपूर्ण सिद्धांत पढ़ना है वो है दो नगरों का सिद्धांत या दो ईश्वरीय राज्य। दो नगरों के सिद्धांत का मतलब यही हो गया, एक लौकिक और एक परलौकिक। लौकिक का प्रतिनिधित्व राज्य करता है और परलौकिक जीवन का प्रतिनिधित्व है, क्योंकि चर्च और पोप करते हैं, और परलौकिक जीवन बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया, इसलिए राज्य को चर्च के अधीन कर दिया गया। उसके बाद में दूसरा विचारक आता है सेंट टॉमस एक्विनास। एक्विनास भी इसी मध्ययुगीन विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है, और एक्विनास मध्ययुगीन विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य और पे विचार व्यक्त करता है, साथ ही उसके विधि संबंधी विचार आज भी महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे विधि संबंधी विचार आज भी महत्वपूर्ण है, और साथ ही उसे मध्य युग का अरस्तु माना जाता है, अर्थात उसने ईसाई विचारधारा के साथ में अरस्तु की विचारधारा को ग्रहण करके इन दोनों का समन्वय किया, इसलिए अरस्तु का ईसाईकरण करने का कार्य भी सेंट टॉमस एक्विनास ने किया था। उसके बाद में आरंभिक आधुनिक राजनीतिक विचारक के रूप में निकोला मैकियावेली, जो कि मुख्यतः फ्लोरेंस इटली का वासी था और आरंभिक आधुनिक काल की शुरुआत इसी से मानी जाती है। ये पुण्य जागरण का भी प्रतिनिधि माना जाता है, क्योंकि पुण्य जागरण का काल मैकियावेली का काल है, और राष्ट्र राज्य तथा राज्य शिल्प, धर्म एवं नैतिकता, ये जो टॉपिक निर्धारित किए गए हैं मैकियावेली के पाठ्यक्रम में, इसमें आप देखिए कि मैकियावेली राष्ट्र राज्य में विश्वास करता है। वो मध्यकालीन की जितनी भी विशेषता है, धर्म, पोप, चर्च, इन सब का विरोध करता है, और साथ ही राज्य के सिद्धांत की अपेक्षा राज्य कला पर, राज्य शिल्प पर ही अपने विचार ज़्यादा दे रहा है, और धर्म नैतिकता से राजनीति को पृथक करने का कार्य मैकियावेली करता है, और माइट इज राइट की बात करता है। इसीलिए मैकियावेली की विचारधारा में हमें मुख्यतः दो चीज़ ध्यान रखने की है। नंबर एक, मैकियावेली आधुनिक युग का जनक, साथ ही मैकियावेली पुण्य जागरण का या अपने युग का शिशु, और साथ ही मैकियावेली की विचारधारा में राज्य सिद्धांत नहीं अपितु शासन कला पर विचार किया गया है। अब आता है इकाई द्वितीय। इसमें संविदावादी तथा उपयोगितावादी राजनीतिक विचारकों पर बात की गई है। ध्यान देना, 17वीं 18वीं सदी में राज्य की उत्पत्ति को लेकर के जो समझौतेवादी सिद्धांत अस्तित्व में आया था, उसके तीन महत्वपूर्ण विचारक थे। पहला टॉमस हॉब्स, सेकेंड जॉन लॉक, और थर्ड जे रूसो। संविदावादी या समझौतावादी विचारक कहते थे कि राज्य न तो कोई शक्ति पर आधारित है, न ही कोई प्राकृतिक वस्तु है, न ही कोई ईश्वरीय देन है, अपितु विशेष समय पर मानव द्वारा किए गए समझौते का परिणाम है। इसमें टॉमस हॉब्स मुख्यतः ब्रिटिश विचारक था, और ये एक निरंकुश राजतंत्रात्मक सत्ता की स्थापना करता है, और साथ ही जो उसकी संप्रभुता है, यानी आधुनिक राज्य की वो सर्वोच्च शक्ति जो आंतरिक और बाह्य दृष्टि से राज्य को स्वतंत्र एवं सर्वोच्च रूप प्रदान करती है, इस संप्रभुता का प्रथम प्रमाणिक व्याख्याता भी हॉब्स ही माना जाता है। अतः हॉब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत और साथ ही संप्रभुता पर पाठ्यक्रम में जो बिंदु दिए गए हैं, इन पर आपको चिंतन करना है।
सेकंड, जॉन लॉक, जो बिल्कुल होब्स की विचारधारा से विपरीत है। ये अपने सामाजिक समझौते में सीमित राजतंत्र का प्रतिपादन करता है और साथ ही ये मानव के 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है जिसे हम संपत्ति के रूप में पुकारते हैं। और संपत्ति के अंदर वही 3 स्वतंत्रताओं या अधिकारों के अंदर जैसे जीवन जीने का भी अधिकार है और संपत्ति का अधिकार है। और हम्म, फिर उसके बाद में है जे रूसो। रूसो एक फ्रांसीसी विचारक है और फ्रांसीसी क्रांति का प्रणेता भी इसे माना जा सकता है। प्रथम विचारक है जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का समर्थन करता है। रूसो का जो महत्वपूर्ण विचार है वो है उसका सामान्य इच्छा का सिद्धांत। ये राजनीतिक विज्ञान को रूसो की एक महत्वपूर्ण देन कही जा सकती है। उसके बाद 2 उपयोगितावादी विचारक आते हैं जिसमें जेरेमी बेंथम, ये ब्रिटिश विचारक है, 19वीं सदी का, जो उपयोगितावादी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। उपयोगिता का मतलब है कि प्रत्येक वस्तु को मानवीय जीवन की दृष्टि से देखा जाए, उसे नापा तोला जाए, अर्थात मानव प्रकृति के 2 स्वामी हैं, सुख और दुख, और मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति सुख की प्राप्ति है। अतः प्रत्येक वस्तु का निर्धारण इसी सुखवाद के आधार पर होना चाहिए। यही उपयोगितावादी सिद्धांत है। सेकेंड, ब्रिटेन के अंदर विधि एवं सुधार के संदर्भ में बेंथम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि एक वो विधि सुधारक भी था, विधियों को संहिताबद्ध भी किया है। तो इसलिए सेकंड जो सवाल या प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है वो विधि एवं सुधार पे बेंथम के बारे में पूछा जाता है। फिर उसके बाद में बेंथम का एक शिष्य है जिसका नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल, और मिल कहते हैं कि अंतिम उपयोगितावादी एवं प्रथम व्यक्तिवादी विचार के रूप में जाना जाता है। 19वीं सदी के इस ब्रिटिश विचारक मिल का जो पहला महत्वपूर्ण योगदान है कि उसने अपनी गुरु अर्थात बेंथम का जो उपयोगितावाद है उसमें अनेक संशोधन करके उसे भौतिकवाद से बचाया, नैतिकता से पुष्ट किया। और उसके साथ ही मानवीय स्वतंत्रता पर जे.एस. मिल का बहुत ही बड़ा योगदान है। उसने ओन लिबर्टी अपनी किताब लिखी थी या पुस्तक लिखी और उसमें स्वतंत्रता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। साथ ही जो आधुनिक युग में लोकतंत्र के अंदर प्रतिनिधात्मक शासन है और प्रतिनिधात्मक शासन के अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए मिल ने काफ़ी संशोधन एवं सुझाव दिए थे। इस पर विचार किया करना है। यूनिट 3 के अंदर इकाई 33 के अंदर 2 प्रत्ययवादी अर्थात आदर्शवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले विचारक हैं, जिसमें जर्मन का विचारक विलेम हेगल और ब्रिटिश विचारक टी.एच. ग्रीन प्रमुख है। हेगल उग्र आदर्शवादी माना जाता है। इसका द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद और राज्य के सिद्धांत 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिन्हें आपको पाठ्यक्रम में पढ़ना है। द्वंद्वात्मक प्रत्ययवाद का मतलब ये है कि हेगल कहता है कि सृष्टि का विकास सीधा नहीं होता है, अपितु टेढ़े मेढ़े तरीके से होता है, और वाद प्रतिवाद संवाद, और उसके अंदर वो महत्वपूर्ण जो विचार है या जो आत्मा है उस तत्व के माध्यम से सृष्टि के विकास को स्वीकार करता है। उसके बाद में हेगल का राज्य का सिद्धांत मुख्यतः वो एक सर्वसत्तावादी राज्य का समर्थक था और कहता भी है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। अब हेगल का जर्मन का जो आदर्शवाद था वो ब्रिटेन के अंदर स्वीकार कैसे किया जा सके, इसलिए टी.एच. ग्रीन, थॉमसिल ग्रीन एक उग्र आदर्शवादी नहीं अपितु एक उदार आदर्शवादी था और उसने हेगल के आदर्शवाद में कुछ संशोधन करके ब्रिटिश उदारवादियों के अनुकूल बनाने का कार्य किया। राज्य के सिद्धांत में ग्रीन ये कहेगा कि राज्य शक्ति पर या बल पर आधारित नहीं है अपितु इच्छा का परिणाम है। उसके साथ ही वो कहता है कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार अपनी रक्षा के लिए राज्य की मांग करता है। तो इस प्रकार से हेगल के ग्रीन के 2 महत्वपूर्ण विचार दिए गए हैं, राज्य का सिद्धांत और साथ ही स्वतंत्रता। फिर अंतिम 2 विचारक आपके सिलेबस में जो निर्धारित किए गए हैं उनमें साम्यवादी या कम्युनिस्ट विचारक है, एक ग्रामसी और दूसरा कार्ल मार्क्स।
ग्रामसी इटालियन कम्युनिस्ट विचारक था और 20वीं सदी का ऐसा विचारक जो संपूर्ण इटली के अंदर फांसीवाद और उसका नेता मुसोलिनी की विचारधारा सर्वसत्तावादी राज्य चल रहा था, उसमें ग्रामसी ने कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रतिपादन किया। उसने दंडात्मक भौतिकवाद और साथ ही ऐतिहासिक विकास पर विभिन्न विचार रखे। उसके बाद में कार्ल मार्क्स, जो ऐसे विचारक जिसने दुनिया को दो भागों में विभाजित कर दिया, कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे 20वीं शताब्दी के जर्मन विचारक हैं। इसके जो मुख्यतः सवाल पूछे जाते हैं या बिंदु निर्धारित किए विचारधारा के, उसमें द्वंद्वात्मक अर्थात हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाता है, परंतु उसका आधार प्रत्यय या विचार की जगह वो भौतिक अर्थात पदार्थ को बना देता है। साथ ही ऐतिहासिक भौतिकवाद का मतलब है कि इतिहास का विकास किसी महापुरुषों की देन नहीं है, अपितु इसी आर्थिक अर्थात उत्पादन की शक्तियों में जो बदलाव आ रहा है, इसी पदार्थ के कारण से इतिहास का निर्धारण होता है, उसका विकास होता है। इसके अलावा मार्क्स के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत और है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और वर्ग संघर्ष। अतिरिक्त मूल्य का मतलब ये है कि वो कहता है कि किसी वस्तु के अंदर जो मूल्य लागत जो निर्धारित की जाती है, वो उसके श्रम अर्थात जो मजदूर काम करता है उसको जो पैसे दिए जाते हैं, उसकी अपेक्षा बाजार के अंदर वस्तु ज़्यादा दामों में बेची जाती है, अतः श्रमिक को जो दिया और जो वास्तविक मूल्य पर बेची गई उसके बीच का अंतर अतिरिक्त मूल्य होता है, जो चूंकि शासन सत्ता बुजुर्ग वर्ग के हाथ में है, अतः मजदूरों को वो मूल्य नहीं मिल पाता। वर्ग संघर्ष अर्थात मानवीय इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। समाज में दो वर्ग रहे हैं, एक बुजुर्गा वर्ग और दूसरा सर्वहारा वर्ग। दोनों एक दूसरे की आवश्यकता है, परंतु दोनों के हितों में टकराव है, यही वर्ग का संघर्ष है। फिर उसके बाद में क्रांति पर मार्क्स का विचार अर्थात मार्क्स प्रत्येक प्रकार के परिवर्तन के लिए क्रांति को आवश्यक मानता है। अंतिम बिंदु नव मार्क्सवाद है, जो मार्क्स के बाद में उसके प्रायपिन की अवधारणा पर आधारित जो मार्क्सवाद, उसके बाद के विचारकों द्वारा जो मार्क्सवाद का विकास किया गया, उसके विचारों को आगे बढ़ाया, उनमें संशोधन किया, उस विचारधारा को इसमें पढ़ना है। इस प्रकार से आपकी पाठ्यक्रम के अंदर मुख्यतः 3 इकाई निर्धारित की गई है और तीनों इकाइयों में प्लेटो टू मार्क्स है और इनके बीच के जो विचारक हैं उन सब के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है। उनके मुख्य मुख्य बिंदु जो दे रखे हैं सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंग आपको अध्ययन करना है। और थैंक यू।